Good morning, everyone. In the last video, we have discussed about the elimination reaction, that is the beta elimination reaction. Along with that, we have discussed about the organometallic reaction. And in this video, we are going to discuss about the reaction of haloarenes. And when we are talking about the reaction of the haloarene, we are going to discuss about the nucleophilic substitution reaction and electrophilic substitution reaction mainly. When we have discussed about the haloalkanes and when we have discussed about the chemical properties of the haloalkane, there we have discussed about the SN1 reaction as well as the SN2 reaction. तो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN रिएक्शन इन हेलोएरेन्स. होपफुली सब लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़ते होंगे और अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो इस टॉपिक में पहला सेंटेंस जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में वो लिखा हुआ है द हेलोएरेन्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. या सिंपली कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं जाते, बिल्कुल नहीं जाते ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत कम जाते हैं. और हम यहाँ पे ये डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं कि हाउ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस. इसके बारे में तो हम लोग ऑलरेडी हेलोएल्केन्स में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं. इन्वर्जन होता है, रिटेंशन होता है, SN1 SN2 वगैरह वगैरह. हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाई द हेलोएरेन्स डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और अगर हम उसमें देखें तो सबसे पहला रीजन क्या बताया गया है? द फर्स्ट रीजन इज द रिजोनेंस. अब इस रिजोनेंस से क्या फर्क पड़ेगा, हम इस रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स को ड्रा करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं. ये है आपका क्लोरीन जिसके पास टोटल 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और जब यहाँ पे ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ये बॉन्ड्स कुछ इस तरह से मूव करेंगे और बनाएगा Cl जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा. एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और क्योंकि इस कार्बन पे आर्थो पोजीशन पे चार्ज आया इसलिए यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज और सारे पोजीशंस अपनी कंडीशन में बने रहेंगे. डबल हेडेड एरो दिखाता है कि रिएक्ट प्रोसेस आगे और पीछे दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं. अगले स्टेप में ये चार्ज यहाँ पे आया यानी कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड इस पैरा पोजीशन पे आया यानी पैरा पोजीशन पे एक नेगेटिव चार्ज बन गया. यहाँ पे ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड था, यहाँ पे Cl पॉजिटिव. नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें ये नेगेटिव चार्ज यहाँ गया यानी इस बेंजीन रिंग पे यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और ये बॉन्ड यहां से निकल के यहां गया यानी आर्थो पोजीशन पे जहां एक नेगेटिव चार्ज का इसने जनरेशन किया. ये ऑलरेडी जिस पोजीशन में था वैसा कर दिया और फाइनल मोमेंट ये चार्ज यहां गया बन गया आपका डबल बॉन्ड और ये चार्ज यहां गया ये बन गया सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिए जिसकी वजह से न्यूट्रल हो गया. इस बार मैंने डॉट्स नहीं लगाए हैं, इसका कोई मतलब नहीं, कहे तो लगा भी सकते हैं, डॉट्स तो रहेंगे ही क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो कहीं जा नहीं है. अब इस रिजोनेंस से क्या फर्क पड़ता है? पहली बात, रिजोनेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है. डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते. और दूसरा क्या जनरेशन हो रहा है? अब इन स्ट्रक्चर्स में देखिए, यह है पहला स्ट्रक्चर. व्हाट इज द नेचर ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड? दैट इज अ कार्बन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड. जब आप देखेंगे दूसरे में तो दूसरे में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का नेचर क्या है? यहां देखिए कार्बन क्लोरीन बॉन्ड हैव अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर. थर्ड स्ट्रक्चर में देखिए कार्बन क्लोरीन अगेन डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर, अगेन कार्बन क्लोरीन डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर. ये तो और ये तो लगभग कॉमन स्ट्रक्चर हैं, सिर्फ अल्टरनेशन ऑफ बॉन्ड हो गया है. तो यहाँ पे आउट ऑफ अगर इन 4 को ही हम सिर्फ माने तो आउट ऑफ 4 स्ट्रक्चर 3 स्ट्रक्चर्स हैव द डबल बॉन्ड. वी न्यू कि ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, न्यूट्रल स्पीसीज है, ये कम स्टेबल है लेकिन फिर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो डेवलप कर रहे हैं. यानी ऐसे कंपाउंड्स डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दे ही रहे हैं. हेलोएरेन्स डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस के थ्रू तो दे ही रहा है, साथ में डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी डेवलप कर रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी डेवलप कर रहा है. इन 2 रीजन्स की वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में थोड़ा मुश्किल से जाता है. तो पहला था रिजोनेंस और दूसरा था पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये 2 रीजन हुए. पहला रिजोनेंस, दूसरा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. तीसरा रीजन देखते हैं. द थर्ड रीजन इज द हाइब्रिडाइजेशन. अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो आपने लास्ट ईयर जब एरोमेटिक सिस्टम्स पढ़ा था, जब बेंजीन रिंग पढ़ा था,
तो वहां पे कहा था द क्राइटेरिया फॉर बीइंग एरोमेटिक, एरोमेटिक होने की शर्तें, और उसमें एक शर्त ये भी थी ऑल द रिंग कार्बन मस्ट बी sp2 हाइब्रिड। तो यहां पर भी ये sp2 हाइब्रिड होता है। लेकिन अगर आप एक एल्केन की बात करें, ये है आपका एल्केन, और यहां पे आप देख सकते हैं मैंने मेथेन क्लोरोमेथेन बनाया हुआ है, तो यहाँ पे इस कार्बन को देख सकते हैं, ये एक sp3 हाइब्रिड कार्बन है। होपफुली सबको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता होगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर्स हैं। कार्बन में लोन पेयर यहाँ पे डेवलप नहीं हो रहा है। 4 बॉन्ड पेयर मतलब 1 s और 3 p, 4 हाइब्रिड हो रहा है, तो ये sp3 हाइब्रिड है। ये क्या है? ये sp2 हाइब्रिड है। और जब आप बात करते हैं s सबसेल से p सबसेल का बॉन्ड बनाए, तो ये कुछ यूं बनेगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी? छोटी। लेकिन अगर p सबसेल के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये देखिए दूसरा p सबसेल है, और अगर यहां पे देखें तो बॉन्ड लेंथ पहले से बड़ा हो गया। ये पहला बॉन्ड लेंथ है sp के बीच में, ये p के बीच में, यानी p कैरेक्टर हैव द लॉन्गर बॉन्ड लेंथ, p सबसेल हैव द लॉन्गर बॉन्ड लेंथ। यहां पे देखिए 2p कैरेक्टर्स हैं, sp2, एक s के साथ 2p, जबकि यहां पे p कैरेक्टर कितना है? 3 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 3 टाइम्स है। और ऐसा होने की वजह से यहाँ पे p कैरेक्टर बढ़ जाता है, बॉन्ड का लेंथ बड़ा हो जाता है, और बॉन्ड का लेंथ जितना बड़ा होता जाएगा बॉन्ड उतना ही वीक होता जाएगा। और अगर बॉन्ड वीक है तो आसानी से वो बॉन्ड टूटेगा और आसानी से उसे सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। यानी बिकॉज ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइजेशन द चांसेज ऑफ ब्रेकिंग अ बॉन्ड बिकम्स लेसर, and if the chances of breaking a bond becomes lesser, surely the bond becomes weaker। तो यहाँ पे weak bond का formation, bond becomes stronger, तो यहाँ पे less chances of reaction develop होते हैं, reaction नहीं हो पाता। The fourth reason is the unstable कार्बोकैटायन। यहाँ पे बेंजीन के रिंग केस में कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होते। अगर आपको एसन रिएक्शंस याद हैं, SN1 और SN2 के नाम से मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको एसन रिएक्शंस याद हैं तो आपको याद होगा कि एसन रिएक्शंस में SN1 रिएक्शन एक कार्बोकैटायन के थ्रू जाने वाला रिएक्शन था। तो अगर कार्बोकैटायंस नहीं बनेंगे तो क्या SN1 रिएक्शन जाएगा? सोली SN1 रिएक्शन अब जाने का चांस खत्म हो रहा है। अब बच गया SN2। SN2 में क्या होता था? बैक अटैक, पीछे से अप्रोच होता था। और जब हम इस बेंजीन रिंग को देखें, ये है आपका बेंजीन रिंग जिसके ऊपर क्लोरीन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स हैं। और अगर आपको याद होगा तो मैंने क्लास 11th में आपको पढ़ाया था, या आपके टीचर्स ने पढ़ाया था, कि इसके पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। sp2 हाइब्रिड है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक s में और 3 p में होते हैं। एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, और इस अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स यूं घूमते रहते हैं, ऐसा ही बेंजीन रिंग के नीचे भी घूमते रहते हैं। इसको हमने कहा था इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एंड व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड? इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है तो श्योरली निगेटिवली चार्ज होगा। तो यहाँ पे जब इस निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे निगेटिवली चार्ज या इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा तो क्या होगा? आइडेंटिकल चार्ज रिपल्सन। बेंजीन के अपने बल्क, अपने साइज की वजह से तो रिपल्सन हो ही रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी रिपल्सन हो रहा है, तो चांसेज ऑफ अप्रोच क्या हो गए? और भी ज्यादा कम हो गए। यानी आप कह सकते हैं नेक्स्ट रीजन क्या है? ड्यू टू स्टीरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक हिंड्रेंस। यहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस भी बहुत है। एक बेंजीन रिंग बड़ा सा 6 कार्बन का रिंग है, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक हिंड्रेंस भी सफिशिएंट है। अब यहाँ पे स्टीरिक और इलेक्ट्रॉनिक हिंड्रेंस को कंपेयर करें कि विच ऑफ द हिंड्रेंस इज स्ट्रॉन्गर, तो अगर आप कह सकते हैं कि एक डोर है, इसी को मान लीजिए एक डोर है जिसके बीच में मैं यूं खड़ा हो गया, मेरे बगल से जाने के लिए थोड़ा सा जगह बचा। अब इसमें से निकलने के लिए अगर कोई हट्टा कट्टा सा आदमी है तो उसे थोड़ी दिक्कत होगी। मैंने उसके लिए हिंड्रेंस जनरेट किया, दिस इज कॉल्ड स्टीरिक हिंड्रेंस। मेरे साइज, मेरे शेप, मेरे वॉल्यूम की वजह से जो भी हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है, वैसे यहाँ पे बेंजीन के साइज सेज की वजह से जो हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है दैट इज स्टीरिक हिंड्रेंस। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन पैदा कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ये एक एक्टिव रिपल्सन होता है। एक्टिव और पैसिव वर्ड्स आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। एक ये कंडीशन है कि मैं सिर्फ यहाँ पे यूं खड़ा हो गया, ये पैसिव हिंड्रेंस है। और दूसरा कंडीशन क्या है? एक स्टिक लेके खड़ा हो जाऊं, यहाँ से कोई पार होगा तो मार दूंगा,
सामने वाला कहेगा क्यों मार खाने के लिए आएंगे, है ना। तो यहाँ पे दैट इज कॉल्ड एक्टिव हिंड्रेंस. सो इट गिव्स इलेक्ट्रॉनिक हिंड्रेंस गिव द एक्टिव हिंड्रेंस and the steric hindrance give the passive hindrance. And because of these of the reasons, the resonance, partial double bond character, sp2 hybrid carbon of the ring, unstable carbocation and steric and electronic hindrance, the haloarenes are extremely less reactive towards the benzene ring. तो क्या चीजें हैं जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रेट को बढ़ा सकती हैं? जब लास्ट ईयर क्लास 11th में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वहां पे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस नाम से भी एक टॉपिक पढ़ा होगा. अगर इस नाम से नहीं पढ़ा होगा तो बहुत बार टीचर से कहते थे आर्थो पैरा डायरेक्शन और मेटा डायरेक्शन. यही डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस बोला जाता है. आर्थो पैरा डायरेक्शन और मेटा डायरेक्शन कब होता था? हम कहते थे इन द केस ऑफ द पॉजिटिव रिजोनेंस द सिस्टम विल गिव आर्थो पैरा डायरेक्शन. क्यों? क्योंकि वहां पे आर्थो और पैरा पोजीशन पे, अगर आपको याद होगा तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे निगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाते थे और बचे हुए दूसरे में, ये आपको मान लेते हैं क्लोरीन है, इस तरह का होता था. अब इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज सिस्टम आर्थो पैरा पे अट्रैक्ट हो जाता था. लेकिन जो मेटा डायरेक्टर्स होते थे उनकी केस में निगेटिव रिजोनेंस होता था. और निगेटिव रिजोनेंस में क्या होता था? निगेटिव रिजोनेंस में चार्ज तो आर्थो और पैरा पे ही डेवलप होता था, लेकिन कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता था. अब देखिए किसी सिस्टम पे अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, यानी नाइट्रोजन यहां के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी. पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो जितने ज्यादा नाइट्रो ग्रुप लगे रहेंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जुड़े रहेंगे, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जिन्हें हम मेटा डायरेक्टर कहते थे, वो जितने ज्यादा जुड़े रहेंगे उतना ही ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के चांस होंगे. एक चीज और, जो चीजें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आर्थो पैरा डायरेक्टर की तरह वर्क कर रही थी वो यहां पे मेटा डायरेक्टर की तरह वर्क करेंगी, और जो वहां पे मेटा डायरेक्टर की तरह वर्क कर रही थी वो यहां पे आर्थो पैरा डायरेक्टर की तरह वर्क करेंगी. रीजन आप जान रहे हैं, दोनों में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज डिफरेंस होता है. वहां पे आर्थो पैरा डायरेक्टर्स बोले जाते थे एक्टिवेटिंग ग्रुप, और यहां पे मेटा डायरेक्टर्स को बोलेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप. तो जितने मेटा डायरेक्टर्स लगे रहेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स की तरह वो रहेंगे, उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तेज होगा. आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. हम नेक्स्ट रिएक्शन देखने जा रहे हैं, दैट इज द फिटिग रिएक्शन. और फिटिग रिएक्शन कह सकते हैं आपने ऑलरेडी देख रखा है, दैट इज अ वर्जन ऑफ द वुड्स रिएक्शन. ऐसा आप कह सकते हैं कि ये दोनों सेम ही रिएक्शन होते हैं, फिटिग रिएक्शन. कभी कभार ऐसा होता है कि साइंटिस्ट अपने स्टेटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते या थोड़ा सा कैजुअल ले लेते हैं, तो उनमें जो लूप होल्स होते हैं उनका कोई और फायदा उठा लेता है. ऐसा हम कह सकते हैं कि फिटिग जी ने ऐसा कर लिया. लूप होल्स ही बोला जा सकता है, हटा रहे हैं इसे. अब यहाँ पे वुड्स रिएक्शन क्या है, उसमें हम क्या बोलते हैं? व्हेन हेलो एल्केन्स आर ट्रीटेड विद सोडियम एंड ड्राई ईथर. और यहीं पे प्रॉब्लम हो गई. उन्होंने कहा हेलो एल्केन्स, एरीन की बात ही नहीं की. और फिटिग ने क्या कहा? व्हेन हेलो एरीन्स आर ट्रीटेड विद सोडियम एंड ड्राई ईथर. आगे का स्टेटमेंट बिल्कुल सेम. ये है आपका हेलो एरीन, दैट इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन. और जब हम इसे ट्रीट करते हैं खुद के साथ, यानी क्लोरोबेंजीन के ही साथ, तो क्या होगा? दोनों कंबाइन करेंगे किसके प्रेजेंस में? सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में. सिमिलरली वैसे ही जैसा कि आपने वुड्स रिएक्शन के केस में देखा था, वहां पे क्या करते थे? हेलो एल्केन्स आर ट्रीटेड विद सोडियम एंड ड्राई ईथर एंड फॉर्म्स अ डाइमेरिक एल्केन. यहां पर भी सेम ही होगा, कुछ अलग नहीं होने वाला, क्योंकि रिएक्शन ही दोनों सेम है, रिजेंट सेम है, बस एल्केन, हेलो एल्केन की जगह पे हेलो एरीन लग गया. यहां से मान लेते हैं अगर यहां पे हेलोजन है तो यहां से हमने जोड़ दिया, जहां से हेलोजन निकलेगा वहीं से जोड़ दिया. इस कंपाउंड का नाम आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं है, क्लोरोबेंजीन है. और इस कंपाउंड को बोलते हैं बाइफेनाइल. कुछ जगहों पे डाइफेनाइल भी लिखा हुआ है, बाइफेनाइल या डाइफेनाइल कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों चीजें सेम है. गड़बड़ क्या करते हैं, कभी कभार आप इस तरह के दो रिंग को एक दूसरे से अटैच करने की जगह पे एक दूसरे के साथ मर्ज कर देते हैं. ये दोनों कंपाउंड आप देख रहे हैं अलग अलग हैं. ये है बाइफेनाइल और ये है नेफ्थालीन.
दोनों में अंतर है, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बाइफेनाइल की जगह नेफ्थलीन ड्रा न हो। सिंपल सा रिएक्शन है, बिल्कुल वुड्स रिएक्शन जैसा, सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में चलता है। लेकिन अभी तो मैंने कहा कि हेलो एल्केन्स के साथ जब रिएक्शन होता था तो उसे बोलते थे वुड्स रिएक्शन। हेलो एरिन्स के साथ होता है तो क्या बोलते हैं, वुड्स की जगह पे फिटिक रिएक्शन। लेकिन देखिए एक ये रिएक्शन मैं देख रहा हूं, ये है क्लोरोबेंजीन रिएक्टिंग विद CH3CH2Cl इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। क्या बन गया, ये बन गया एथिल बेंजीन। बहुत ज्यादा अच्छे रिएक्शंस में तो नहीं आता क्योंकि इसमें बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन हो रहा है। और अगर ऐसा रिएक्शन होगा तो इसे क्या कहेंगे, वुड्स कहेंगे कि फिटिक कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक रिएक्टेंट बता रहा है कि ये फिटिक है, यहाँ पे एलिफैटिक रिएक्टेंट बता रहा है कि ये वुड्स है। अब किसे नाराज करोगे, फिटिक जी को कि वुड्स जी को? काहे को किसी को नाराज करें, हम दोनों का ही नाम ले लेते हैं, दोनों लोग खुश हो जाएं। तो इनका रिएक्शन का नाम क्या हो गया, रिएक्शन का नाम है वुड्स फिटिक reaction, and this is called the Wurtz-Fittig reaction. This is the Fittig reaction, this is the Wurtz-Fittig reaction. Wurtz reaction आपने पहले ही देख रखा है। Then this is the reaction of the haloarenes. क्या बच गया, electrophilic substitution reaction, the last topic in this chapter as a chemical property. अब अगर हम लास्ट ईयर का थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 4 रिएक्शंस आपने पढ़े थे, एक्चुअली 5 रिएक्शन, चौथा रिएक्शन फिटिक था, सॉरी फ्रीडल क्राफ्ट था, तो दोनों को हमने एल्काइलेशन एसाइलेशन मिला दिया तो 4 ही बोले जाएंगे। यहाँ पे हमने 5 रिएक्शन पढ़े थे और उसमें था हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। अब यहाँ पे लास्ट ईयर में आपको मैकेनिज्म भी पढ़ाया गया था और रिएक्शन भी पढ़ाए गए थे। क्लास 12th में इनके मैकेनिज्म पूछे नहीं जाते हैं, समझने के लिए आप देख सकते हैं, अदरवाइज इनको वैसे पूछा नहीं जाता है। तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा और आप देख लीजिएगा कि किस तरह से मैकेनिज्म होता है। यहाँ मैं अलग से मैकेनिज्म नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, तो हम सिर्फ रिएक्शंस देख रहे हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन ये है आपका हेलोजिनेशन। और हेलोजिनेशन में क्या होता है, व्हेन क्लोरोबेंजीन is treated with when chlorobenzene is treated with chlorine in presence of a Lewis acid। लास्ट ईयर में आपको AlCl3 से ट्रीट कराया था, इस ईयर में आप FeCl3 से ट्रीट करा सकते हैं, CuCl2 से, किसी लेविस एसिड से ट्रीट कराना है। तो अगर आप FeCl3 से ट्रीट कराते हैं तो क्या बनता है, एक तो बनता है क्योंकि क्लोरोबेंजीन एक आर्थो पैरा डायरेक्टर है, पहले ही हम लोग देख चुके हैं, पॉजिटिव रिजोनेंस देखता है, तो यहाँ पे क्लोरीन है और दूसरा क्लोरीन कहाँ लग जाएगा, पैरा पोजीशन पे या फिर आर्थो पोजीशन पे। पहला क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द टू आर्थो एंड पैरा विल बी अ मेजर प्रोडक्ट। अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 2 पोजीशन आर्थो बोली जाएंगे, 1 पोजीशन पैरा, तो ज्यादा आर्थो पोजीशन हैं तो ज्यादा आर्थो प्रोडक्ट्स बनने चाहिए, तो आर्थो प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता क्या है, द पैरा प्रोडक्ट इज अ मेजर प्रोडक्ट, सो दिस वन इज मेजर एंड दिस वन इज माइनर। ऐसा क्यों है, यहाँ पे एक ही पोजीशन तो मेजर कैसे हो गया, एक्चुअली ये स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से होता है। अगर हम इसे देखें, नोट कर ही लिया होगा आप लोगों ने, अगर हम इसे देखें कि ये है क्लोरीन, बल्कि सा पार्टिकल, इसके बगल में जब क्लोरीन्स लगेंगे तो इनके लिए स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा। लेकिन जब यहाँ पे आप देखें, ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिएक्टिव स्पीसीज में सबसे छोटे स्पीसीज होते हैं, ऐसा पहले मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या करता है, रिस्पेक्टिवली लेसर हिंड्रेंस फील करता है, और ऐसा होने की वजह से ड्यू टू द लेसर स्टीरिक हिंड्रेंस द पैरा प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट, not the ortho. Then this is the reaction. And the reaction, when you will talk about the chlorine, one of the most electronegative element in the periodic table, just after oxygen and fluorine. अब ये न्यूक्लियोफाइल बनना चाहिए, इसे इलेक्ट्रोफाइल कैसे बन गया। लास्ट ईयर में मैकेनिज्म इस बात को हमने एक्सप्लेन किया था, फिर से हम कर देते हैं।
ये है FeCl3, एक लेविस एसिड है। और जब लेविस एसिड को डिफाइन करते हैं व्हाट आर द लेविस एसिड, तो हम कहते हैं दोज ऑफ द स्पीसीज हैविंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर, यानी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। एंड इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग द ऑक्टेट, 3 पेयर्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग द ऑक्टेट ये क्लोरीन को कुछ यूं तोड़ देता है, ये निगेटिवली चार्ज क्लोरीन को एक्सेप्ट करता है और बनाता है FeCl4 निगेटिव, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, इस वजह से स्क्वायर ब्रैकेट में से डाल दिया गया, अनस्टेबल स्पीसीज है। और बचा क्या, ये बच गया आपका Cl एंड एज इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज सो द रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम पूरा मैकेनिज्म लिखने नहीं जा रहे हैं। सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस, व्हाई द पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू द स्टीरिक हिंडरेंस एंड व्हाई द क्लोरीन इज एक्टिंग एज अ electrophile because of the FeCl3, because of the electron deficient nature of the FeCl3, because of the Lewis acid, whatever you want to say, then this is the reason. हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन, एंड द नेक्स्ट रिएक्शन इज द नाइट्रेशन. When you will talk about the nitration, the chlorobenzene on treatment with HNO3 gives the nitrated product. This is the HNO3. और HNO3 को हम किसके प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं, H2SO4. अगर आप H2SO4 नहीं भी लगाते हैं तो भी रिएक्शन चलता है, ये सिर्फ प्रोटोनेशन के लिए काम करता है. इवन HNO3 खुद में एक प्रोटिक एसिड है तो खुद से प्रोटोनेशन, सेल्फ प्रोटोनेशन कर लेता है, ऑटो प्रोटोनेशन जिसे आप कहते हैं. लेकिन इसके होने पर ये रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है. और फिर रिएक्शन होगा तो क्या होगा, इट विल गिव नाइट्रोक्लोरोबेंजीन. देन दिस इज द पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड दिस इज द आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन. ठीक है ना. और कौन सा मेजर होगा ये बताने की अब तो जरूरत नहीं रही. ये है मेजर और ये है आपका माइनर. The next reaction is the sulfonation reaction. और सल्फोनेशन में कौन यूज किया जाता है, दिस इज द क्लोरोबेंजीन. When it is treated with H2S2O7, this compound is called oleum. कहीं कहीं पे ओलियम की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, H2SO4.SO3. H2SO4.SO3. और अगर ऐसे लिखा हुआ है H2SO4.SO3, इट इज कंसिडर्ड एज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाइज दोनों सेम है. इसमें भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 सल्फर, यहाँ पर भी 2 सल्फर, यहाँ पे टोटल 7 ऑक्सीजन और यहाँ पे 4 and 3 7 ऑक्सीजन. तो चाहे आप कोई भी लिख सकते हैं. और जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे आपको क्लोरोबेंजीन प्लस OSO2H एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट. इस बार सिर्फ मेजर ड्रा कर रहा हूं, चाहे तो आप माइनर भी ड्रा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम देख रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज द फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन. और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में भी पहला रिएक्शन हम देख रहे हैं एल्काइलेशन रिएक्शन. ये है आपका क्लोरोबेंजीन. व्हेन इट इज ट्रीटेड विद द एल्किल हैलाइड, मेथिल क्लोराइड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी जगह पे कोई भी एल्किल हैलाइड ले सकते हैं. व्हेन इट इज ट्रीटेड विद एल्किल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस, क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म मेथिल क्लोरोबेंजीन. ये है आपका मेथाइल ग्रुप. मेजर सिर्फ मैंने ड्रा किया है. और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा HCl. अब यहां पे क्वेश्चन, वेदर एनहाइड्रस AlCl3 इज ओनली नीडेड और जनरल AlCl3 कैन आल्सो बी यूज्ड. सिर्फ एनहाइड्रस ही यूज होगा, क्योंकि ज्यों ही आप वाटर डालेंगे वाटर टूटेगा H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में, और AlCl3 के लेविस एसिड नेचर को यहाँ पे खत्म कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर को एक्चुअली खत्म कर देगा. लेविस एसिड तो रही जाएगा, H प्लस आयन का लिबरेशन कर ही देगा. ऐसे कंडीशन में ये कार्बोकैटायन बनाने के लिए कैपेबल नहीं रह जाएगा. अभी तक क्या हो रहा है, AlCl3 प्लस CH3Cl गिव्स AlCl4 नेगेटिव एंड CH3 पॉजिटिव. यानी कुछ ऐसा AlCl3, आपको मालूम है एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. जब ये रिएक्ट करेगा CH3Cl से, इस तरह से बॉन्ड टूटेगा, बनाएगा CH3 पॉजिटिव और साथ में क्या बनाएगा,
Cl4 निगेटिव। और ये कार्बोकैटायन जो कि इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन रिंग पे अप्रोच करके इस सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे AlCl3 मस्ट बी एनहाइड्रस, हाइड्रस AlCl3 कैन नॉट बी यूज्ड इन सच रिएक्शन। नाउ द लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज द फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अब ये है, हटा रहे हैं इसे क्योंकि इतनी मेरे पास स्पेस नहीं है, मेरा बोर्ड छोटा है, 1-2 दिन में शायद बड़ा बोर्ड आ जाए, ऑर्डर किया हुआ है। ये है आपका क्लोरोबेंजीन और ये है आपका ClCOCH3, इसे कहते हैं एसिल क्लोराइड या एसिल हैलाइड इन जनरल। जब हम इसे ट्रीट करेंगे AlCl3 से किस मीडियम में, एनहाइड्रस, तो क्या करेगा, ये वैसा ही रिएक्शन करेगा जैसा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में था। एक लौता डिफरेंस क्या है, वहां पे CH3Cl था तो CH3 लगा था, यहाँ पे CH3COCl है तो CH3CO लगेगा। तो ये है आपका Cl और ये है आपका C+O CH3। अगर आपको लग रहा है कि पोजीशन बदली हो गई तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भी कहाँ है 1 2 3 4 पोजीशन पे और ये भी है 1 2 3 4 पोजीशन पे। ऐसे साइड साइड इसलिए लगा दिया क्योंकि स्पेस की थोड़ी कमी हो रही थी, नथिंग एल्स। और इसे कहते हैं पैराक्लोरोएसिटोफिनोन। यहां पे लिख देता हूं पैराक्लोरोएसिटोफिनोन। ये है आपका पैराक्लोरोएसिटोफिनोन। अब हम देखने जा रहे हैं सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बिलोंगिंग टू द ग्रुप एलोएल्केन, कुछ इंपॉर्टेंट एलोएल्केन्स। और सबसे पहला कंपाउंड जो मैं देखने जा रहा हूं दैट इज द क्लोरोफॉर्म। नाम आप सबने सुना होगा, क्लोरोफॉर्म। मूवी वगैरह हम देखते होंगे कि क्लोरोफॉर्म लगाया, बेहोश कर दिया, निकल गए। तो काम तो आपका पता ही चल गया, यूजेज क्या है। क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CHCl3, ट्राइक्लोरोमेथेन। और श्योरली उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना मूवी में लगाते हैं कि हैंकीम डाला, स्मेल कराया, 10-5 लोगों को बेहोश करके लेके चले गए। छोटे से एनिमल को भी बेहोश करने के लिए इसका सफिशिएंट अमाउंट चाहिए होता है। ह्यूमन बीइंग्स पे इसका यूज अलाउड नहीं है, ये हमारे मेटाबॉलिक फंक्शंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अलावा यानी एनेस्थीसिया के अलावा ये कहाँ यूज होता है, एज अ क्वालिटेटिव एनालिसिस। अगर आप देखेंगे प्राइमरी एमीन की टेस्टिंग में, तो वहां पे प्राइमरी एमीन की टेस्टिंग जिस केमिकल रिएक्शन के थ्रू किया जाता है उसे हम कहते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो यहाँ पे कार्बिल एमीन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म के साथ KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है। देन दिस इज द यूज ऑफ द क्लोरोफॉर्म। और ये एनेस्थीसिया किसको दिया जाता है, नॉर्मली उन एनिमल्स को जिनका डिसेक्शन करना हो। इवन मॉडर्न डेज में आपको मालूम है कि बायो में डिसेक्शन बंद हो रखा है, इस वजह से इसका यूज भी लगभग बंद ही है एज अ एनेस्थीसिया। The second compound is the freons. फ्रियॉन्स को ही हम कहते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वेल नोन गैस है। कहाँ यूज होता है, नॉर्मली ये रेफ्रिजरेटर्स में और एयर कंडीशनर्स में यूज होता है। बहुत सारे लोग आपके घरों पे एयर कंडीशनर्स लगे होंगे, व्हीकल में तो लगभग सारे आप एयर कंडीशनर्स आ ही रहे हैं, और फ्रिज भी शायद ही ऐसा किसी का घर हो जिसके घर पे फ्रिज ना हो। इन सारी जगहों पे हम यूज करते हैं। फ्रियॉन्स का ज़्यादा नाम इसलिए उछला क्योंकि ऐसा माना जाता है कि फ्रियॉन इज वन ऑफ द मटेरियल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी ओजोन लेयर के डिस्ट्रक्शन के लिए ये फ्रियॉन्स जाने जाते हैं। ओजोन लेयर का क्या काम है आपको मालूम है, हमारे एटमॉस्फेयर को हमें यूवी और IR से प्रोटेक्ट करने का काम ओजोन करते हैं। और आपको मालूम है कि अर्थ पे पोल के पास एक जगह ओजोन डिस्ट्रॉय हो गया है, वो होल हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ पे रेडिएशंस नीचे आ जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस डिप्लीशन के लिए फ्रियॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए हमें थोड़ा कंट्रोल में ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे एक बार और क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या इसके अलावा भी कोई फैक्टर है जो कि ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए सुपरसोनिक बूम्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। जब कभी भी कोई ऐसा व्हीकल चलता है जो साउंड से तेज चले, जिसे हम कहते हैं सुपरसोनिक जेट्स,
जब कोई एयरक्राफ्ट साउंड से तेज चलता है तो ऐसे कंडीशन में साउंड इकट्ठा होके एक बूम क्रिएट करते हैं, एक ब्लास्ट जैसा साउंड क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सुपरसोनिक बूम्स एंड दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। वो भी ओजोन लेयर का डिप्लीशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द थर्ड कंपाउंड व्हेन यू विल फाइंड दैट इज द आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म किस काम में यूज होता है? सबसे पहला काम इसका होता है, ये एज ए एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द एंटीसेप्टिक इज द डेटॉल। लेकिन ये मटेरियल भी एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है। जब कभी हमारे बॉडी में कोई चोट लग जाती है तो उसमें छोटे मोटे जर्म्स बैक्टीरिया डेवलप होने लगते हैं जो सेप्टा क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन जर्म्स बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो मटेरियल यूज हो उन्हें हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। दे आर जनरली एसिड्स और समटाइम जनरली एसिड्स। तो यहाँ पे एक एसिड की तरह ये बिहेव करता है। क्लोरोफॉर्म हमारी बॉडी को इन जर्म से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दूसरा अगर हम देखें आयोडोफॉर्म तो ये एंटी कंजेशन में भी यूज होता है, एज ए एंटी कंजेशन एजेंट यूज होता है। कभी कभार हमें मालूम है कि छोटे बच्चों को सांस लेने में परेशानी होने लगती है, तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, हम विक्स पानी में डाल के, वार्म वाटर में डाल के उन्हें इनहेल करने के लिए देते हैं। और जहां तक मैं जानता हूं विक्स से निकलने वाली गैस अमोनिया होती है। और अगर ये अमोनिया गैस है तो श्योरली जो इन्फेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, 6 महीने से छोटे बच्चे हैं, उनको ये काफ़ी नुकसान कर सकता है। इसी वजह से बेबी रब्स आते हैं, उसमें गैस कम निकलती है, उन्हें नुकसान कम पहुंचाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए आयोडोफॉर्म भी पानी में डाल के वेपर लिया जा सकता है। वैसे बहुत सारे डॉक्टर्स इसे एडवाइज नहीं करते हैं। द नेक्स्ट कंपाउंड इज द DDT, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। 2 फिनाइल लगे हैं जिसपे 2 क्लोरीन और ट्राइक्लोरोएथेन। DDT अ वेल नोन इंसेक्टिसाइड। मच्छर को मारने के लिए नॉर्मली हमारे गाँव में, हमारे शहरों में फॉगिंग की जाती है। तो उस फॉगिंग में जो स्मेल आती है मेनली वो तो होती है आपकी केरोसिन ऑयल की, क्योंकि केरोसिन ऑयल के साथ उसे फॉग अप किया जाता है। लेकिन जो मटेरियल होता है मच्छर मारने के लिए वो DDT होता है। तो ये एक इंसेक्टिसाइड है। इसके अलावा अगर कुछ पूछता है इस चैप्टर में तो वो पूछता है कि नेम द पॉइजनस गैसेज बिलोंगिंग टू द हैलोएल्केन। तो यहाँ पे 2 नाम मैं आपको बता रहा हूं, इन्हीं 2 का नॉर्मली हम लिखते हैं। द फर्स्ट गैस इज द मस्टर्ड गैस। नाम याद रहेगा, मस्टर्ड गैस। सरसों का नाम होता है मस्टर्ड, इंग्लिश में कहते हैं सरसों को मस्टर्ड। ये सरसों गैस बोल सकते हो, ऐसा कुछ बोलते तो नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए आप बोल सकते हो। दिस इज द मस्टर्ड गैस। एंड द सेकेंड गैस इज द टीयर गैस। दे आर द कॉम्बिनेशन, दे आर नॉट अ सिंगल गैस, इसलिए हम इसी नाम से लिख रहे हैं। दिस इज द टीयर गैस। टीयर गैस को हिंदी में कहें तो टीयर को हिंदी में आंसू कहते हैं, आंसू गैस। जहाँ कहीं पे दंगा वगैरह होता है तो आपको मालूम है आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, यही आंसू गैस के गोले हैं। उसके अलावा आपको मालूम है कि क्लोरोफॉर्म को कहा जाता है कि क्लोरोफॉर्म शुड बी स्टोर्ड इन अ डार्क ब्राउन बॉटल्स फिल्ड टिल नेक। गले तक भर के ब्राउन बॉटल में रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है उसके लिए हम कहते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है। और जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनाता क्या है, वो बनाता है फॉस्जीन। फॉस्फीन नहीं लिखिएगा, फॉस्फीन कुछ और होता है, फॉस्जीन। Then they forms the phosgene and this is also a poisonous gas. So these 3, mustard gas, tear gas and phosgene are the poisonous gases. The chapter is over. लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे some of the reactions used for the conversion और कुछ कन्वर्जन्स और क्वेश्चंस देखेंगे एक्सरसाइज से। हम सारे क्वेश्चन देखना वीडियो में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।